मैं एपी हूँ फिजियोलॉजी में। मैंने अपना एमबीबीएस किया 2000 में फ्रॉम गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, पंजाब। आई बिलोंग टू पंजाब, ठीक है। सो आई डिड माई gynae, diplomate of gynae from Delhi. Then in 2015 I did my MD physiology from this very college, ठीक है। So from after completing my MD यहीं पे as a teacher लग गई, ठीक है। So I live in Vaishali, Jaipur itself. I have a daughter जो कि तुम्हारी एज की है और अभी निम्स में एडमिशन लिया है। So I know what you people have gone through. कोविड एंड स्टडीज एंड ऑल दैट आई नो, और मुझे तुम्हारी कमियां भी पता हैं, जो तुम्हारे में कमियां हो सकती हैं रिगार्डिंग स्टडीज। तो ये देखो एमबीबीएस का रूल 1 है स्टडी, देयर इज नथिंग एल्स, लॉट्स ऑफ फन। पूरा एमबीबीएस तुम लोग बहुत एंजॉय करोगे, देयर इज लॉट्स ऑफ फन। हर एक्टिविटी करने के लिए तुम्हारे पास टाइम होगा, लेकिन कंसिस्टेंट स्टडी करोगे तो। अगर कंसिस्टेंट स्टडी नहीं करोगे तो एग्जाम्स में जाके 101% तुम्हें डिफिकल्टी आने वाली है, अदरवाइज इट इज नॉट डिफिकल्ट। जितना डर है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा पढ़ाई है, डेफिनेटली है, बट ऐसा नहीं है कि तुम लोग सिर्फ एंजॉय करो। मेक इट ए कंसिस्टेंट 1 hour 2 hour स्टडी अगर शुरू से करना शुरू कर दोगे तो बाय द टाइम ऑफ द एग्जाम बहुत इजीली तुम्हारे लिए हो जाएगा। दूसरा रूल जो ध्यान रखना है, राइटिंग। आप लोगों की राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत 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 कम है। तो अब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो तो समझने के बाद उसको जब तक लिखोगे नहीं, रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, तब तक आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे चीज को, ठीक है। तो जो भी पढ़ो, जो भी देखो, डायग्राम है तो डायग्राम ड्रॉ करके देखो और लिखने की प्रैक्टिस करो। एक तो लॉन्ग आंसर्स होते हैं तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, यू गेट टायर्ड एंड देन यू लीव हाफ ऑफ द थिंग्स। तो वो चीज नहीं करनी है, अभी से लिखने की प्रैक्टिस करो। जो भी लेक्चर्स आपके होते हैं, ट्राई टेकिंग नोट्स, इवन इफ यू डोंट गो थ्रू देम। चाहे आप दोबारा उन नोट्स को देखो या नहीं देखो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि जब आप किसी चीज को लिख के देखते हो तो दैट्स अ रीइंफोर्समेंट ऑफ मेमोरी। सुनना एक चीज है, पढ़ना एक चीज है, और खुद करना एक चीज है। तो जब आप किसी भी चीज को लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी रीइंफोर्स होती रहती है। सो राइटिंग की प्रैक्टिस, ट्राई टू टेक नोट्स। I would be happy if you take notes in my class, ठीक है। चाहे आप उसको दोबारा पढ़ें या नहीं पढ़े, बुक्स है, बुक्स में सब कुछ है, लेकिन नोट्स लेने से आपके इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एंड देन हैव फन, एंजॉय करो, क्योंकि एमबीबीएस के बाद तुम लोग बहुत आगे डिफिकल्ट फेजेस आने वाले हैं लाइफ के। ये तो इजी था, गेटिंग इनटू एमबीबीएस इज इजी, देन यू हैव टू गेट इनटू पीजी, देन यू हैव टू डू योर प्रैक्टिस, एंड then you have to set up a hospital or join a corporate. तो पूरी लाइफ बिजी ही है, so it is a difficult thing, but then in every phase you enjoy. जहाँ काम नहीं वहाँ मजा क्या? मजा भी वहीं आता है जब काम होता है। जब फ्री होते हैं ना, घर में बैठे होते हैं तो बोर होने लग पड़ते हैं, you have nothing to do, लेकिन 2 घंटे में आपको कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तो वो 2 घंटे एंजॉय करने के लिए अगर 5 घंटे पढ़े हुए ना पहले या काम किया हुआ, तो वो 2 घंटे का बड़ा मजा आता है। तो मजा भी वही है जहाँ काम हो। तो बी प्रिपेयर्ड कि आगे की लाइफ कोई इजी नहीं होने वाली, मुश्किल ही होगी, बट मजेदार डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं नर्व मसल फिजियोलॉजी। जर्नल बंद करके आना डोर बेटा। जर्नल फिजियोलॉजी एंड ब्लड आपकी ऑलरेडी चल रही है। मेरी क्लास के कुछ रूल्स हैं जो मेरी क्लास में तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करने हैं। अटेंडेंस मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं तो मुझे क्लास के बाद आके मिलने, मैं आपको अटेंडेंस दे दूंगी। लेकिन मेरी क्लास में अगर आपने यहाँ डिस्टर्ब, तो आपकी जितनी भी मेरे लेक्चर्स की अटेंडेंस है वो 0 हो जाएगी। लेट मी मेक इट क्लियर, ठीक है। मैं आपका रोल नंबर नोट करूंगी और जितनी भी क्लासेस मैंने ली है उसमें मैं अटेंडेंस 0 कर दूंगी अगर आप क्लास में बातें करेंगे या किसी भी तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। सो दिस इज माई फर्स्ट रूल। अदरवाइज आपको नहीं क्लास अटेंड करनी, यू आर मोस्ट वेलकम, डोंट कम। बट अगर आए हो तो ढंग से अटेंड करो, क्लियर है। सेकेंड रूल, मेरी क्लास में 10 मिनट से लेट नहीं आना। 10 मिनट्स आई विल गिव। अब 9 बजे की क्लास है तो 9:10 तक आप आ सकते हैं, 11 बजे की क्लास है 11:10 तक आ सकते हैं। बट ये नहीं है कि आप 11:30 भी आ रहे हो, एंटर कर रहे हो, आप 11:15 भी एंटर कर रहे हो, ये नहीं चलेगा।
10 मिनट बाद गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद मैं एंट्री अलाउ नहीं करूंगी। तो बस ये 2 चीजें हैं, अटेंड करनी है, ढंग से अटेंड करनी है, सेकेंडली टाइम पे आना है। ठीक है, आ जाओ, बंद कर दो। आज अलाउड है, इसके बाद 10 मिनट के बाद कोई एंट्री अलाउड नहीं होगी। अब नर्व मसल फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजियोलॉजी का। ठीक है, इन जनरल फिजियोलॉजी अगर आपने ढंग से कर ली तो एक चीज आपको कंफर्म्ड बता देती हूँ कि आगे के फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन सब में आपको बहुत इजी रहेगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी अगर आपकी फिजियोलॉजी स्ट्रांग है। एनाटमी इसको हम बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको याद बहुत करना पड़ता है। पर एनाटमी इज समथिंग जो आप हमेशा भूलते रहेंगे, तो उसके लिए तो आपको पढ़ते ही रहना पड़ेगा। इवन व्हेन यू बिकम सर्जन, उनको एक बार दे हैव टू गो थ्रू द एनाटमी, दे हैव टू, क्योंकि वो नहीं याद रहता कि किधर को नर्व जा रहा है, किधर को मसल की इंसर्शन थी, क्या थी, वो याद नहीं रहता है। तो एनाटमी को तो रिवीजन चाहिए कंसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। फिजियोलॉजी अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली तो आपके माइंड सेट हो जाएगा कि ये ऑर्गन ऐसे काम करता है, इसका ऐसा फंक्शन है, ये चीज यहाँ जा रही है, वहां से बन रही है, इसको ये चीज इन्फ्लुएंस कर रही है। तो एक बार अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपको फाइनल ईयर तक, इनफैक्ट आपके नीट पीजी तक आपको इस चीज का फायदा रहेगा। तो फिजियोलॉजी को इस तरीके से इंपॉर्टेंस जरूर देना कि नीट की प्रिपरेशन के लिए फिजियोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बायोकेमिस्ट्री अगेन थोड़ा सा, एक तो स्मॉल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, मोर ऑन द बायोकेमिकल रिएक्शंस। उसको भी आपको, वैसे भी आप लोग कम टाइम देते हो उसको, बट मैक्सिमम टाइम इज बीइंग गिवन टू द एनाटमी। डेफिनेटली दो, बट एनाटमी को आप एक वो बना लो कि मुझे इसको 1.5 घंटा देना है तो देना है। उसके बाद फिजियोलॉजी के ऊपर कंसंट्रेट करो, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू लेटर ऑन। अभी तो एग्जाम्स के लिए तो पास होना ही जरूरी है, लेकिन बाद में व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर पीजी, व्हिच यू ऑब्वियसली आर गोइंग टू डू, तो इट विल बी वेरी एडवांटेजियस फॉर यू। अब नर्व मसल फिजियोलॉजी में हमने पढ़ना क्या है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूरॉन्स। सिंपल, न्यूरॉन्स क्या हैं? यू नो दैट दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, नर्व फाइबर्स पे पढ़ेंगे, कौन सी नर्व फाइबर क्या करती है वो पढ़ेंगे, प्लस हम पढ़ेंगे कि कैसे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया जर्नल में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, है ना। तो जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हर सेल का अपन ने डिस्कस किया है, वैसे ही एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल होता है। न्यूरॉन का मतलब क्या है? न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जो कि नर्व सिग्नल्स पास आउट करता है। ठीक है, सिग्नल्स को रिसीव करेगा, सिग्नल्स को पास आउट करेगा। तो उसी हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक जगह से सिग्नल आगे भेजना है, एक जगह से उसने सिग्नल रिसीव करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो क्या क्या आना चाहिए इसके बाद आपको? डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन आता ही है मोस्टली, रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। अब वेल लेबल्ड आपने 12th स्टैंडर्ड में भी बनाया है, लेकिन यू विल सी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि एक्स्ट्रा होंगे। फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन क्या है, फंक्शन क्या है उसके, एक्सॉन के टाइप क्या हैं, उसकी एग्जांपल दो, श्वान सेल्स का रोल क्या है, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, क्लासिफाई करो न्यूरॉन्स को, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लाया एंड मेंशन देयर फंक्शंस। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस एंड रेगुलेशन ऑफ माइलिनेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्टोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट मे ऑल्सो बी एबल टू नो, इसलिए लिखा हुआ है कि दिस इज समथिंग विच इज एडिशनल टू द फिजियोलॉजी। ठीक है, ये तो हमें जरूर पता होना चाहिए। ये अगर हमें पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो चल जाएगा। वी डोंट नीड दैट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वी नीड दैट फॉर knowledge point of view. Neuron. So as we said, neuron is a structural and functional. Are you uncomfortable sitting there? Sit somewhere else अगर आप uncomfortable हो। ठीक है? So the structural and functional unit of nervous system है, इसका function क्या है? Different stimuli. Stimuli कौन कौन से होते हैं बेटा? Who can tell me what kind of stimuli are there? Chemical stimuli, mechanical, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई और हार्मोनल स्टिमुलाई। ठीक है, अगेन वो केमिकल का ही सब पार्ट है। ठीक है, सो प्राइमरी फंक्शन इज टू रिसीव द वेरियस स्टिमुलाई, ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स एंड टिश्यूज।
देखो एक न्यूरॉन अटैच होगा या तो एक नेक्स्ट न्यूरॉन से या फिर मसल से, ठीक है। न्यूरॉन से जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू द न्यूरॉन और इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू द muscle to which it is supposed to take the message. An excitable cell where message transmission occurs in the form of action potentials. We'll talk about action potential. About 10 to the power 11 neurons are present in the human central nervous system. Okay? So there are lots and lots of neurons, and you must know that neurons are non-generative. They cannot regenerate. Okay? Supporting cells are called the glial cells. Glial cells about 30 times neurons से ज़्यादा है. अगर 10 के पावर 11 आपके न्यूरॉन्स है तो आप इमेजिन करो कि उसके 30 टाइम्स ज्यादा ग्लायल सेल्स है। ग्लायल सेल्स का काम क्या है? सपोर्ट करना, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना। जहां भी न्यूरॉन प्रेजेंट है अपनी शेप अपने काम में मेंटेन रहे, ये काम ग्लायल सेल्स का है। ग्लायल सेल्स को अलग से हम पढ़ेंगे। कैमिलियो कॉल्की एंड कजाल, दीज वर द टू न्यूरोसाइंटिस्ट जिन्होंने वर्क किया था न्यूरॉन पे और उसके नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर पे। अगर तुमने पढ़ा हो गोल्जी बॉडीज तो ये इसी के नाम पे है। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, 3 चीजें, एक सेल बॉडी, एक डेंड्राइट, एक एक्सॉन। पता है हमको, है ना? एक एक्सॉन है एक तरफ और दूसरी तरफ डेंड्राइट है और एक सेल बॉडी है। सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन को क्या बोला जाता है? नो, ये एलन वाले बोल रहे हैं, साइटॉन बोल सकते हैं बट सोमा बोला जाता है, ठीक है। सेल बॉडी को सोमा बोला जाता है न्यूरॉन की, सो इट्स अ सोमा। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। ये डायग्राम आपको आना चाहिए। हैव अ लुक टू इट। जो बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द सोमा, सेल बॉडी, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, निसल बॉडीज हैं, ये सब चीजें। बाकी सारे ऑर्गेनाइज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ इसके अंदर रहेगा अलोंग विद द साइटोप्लाज्म। ऊपर जो प्रोसेसेस निकल रहे हैं उनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? दे आर द कलेक्टिंग, ठीक है। सो इफ दिस इज अ एक्सॉन, so this is the body, this is the soma, these are the dendrites, and this is the axon, ठीक है। What did I say? If this is a neuron, so this is the body of a neuron, these are the dendrites, and this is a long process which is known as the axon, ठीक है। तो एक्सॉन को देखो। अब एक्सॉन का जो इनिशियल सेगमेंट है जो थोड़ा सा ब्रॉड है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। एक्सॉन हिलॉक का पूछा जाता है कि एक्सॉन हिलॉक कहाँ है, तो इट इज द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन विच इज कनेक्टिंग टू द बॉडी। तो एक्सॉन हिलॉक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यहाँ से एक्शन पोटेंशियल शुरू होता है। दिस इज द थिंग जहाँ से एक्शन पोटेंशियल शुरू होगा और फिर आगे ट्रांसमिट होगा। फिर उसके बाद आप देखो नीचे श्वान सेल बताया है। श्वान सेल का काम क्या होता है? माइलिन शीथ क्रिएट करना। तो एक्सॉन के आसपास एक शीथ होती है करीबन 100 फोल्ड्स की, इट कीप्स ऑन फोल्डिंग, पतली सी शीथ है जो क्रिएट मतलब 100 टाइम्स उसके आसपास फोल्डेड होती है एक्सॉन के आसपास, उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। अब माइलिन शीथ जो है वो रेगुलर नहीं है, वो एक जगह फॉर्म्ड है, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, बीच में उसके अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है। उसको क्या बोलते हैं जो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन वाली स्पेस है? नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो नोड्स ऑफ रैनवियर है। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ द श्वान सेल बताया इन्होंने। न्यूक्लियस क्यों दिखाया है? क्योंकि श्वान सेल जब माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है, श्वान सेल का काम क्या होता है? माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करना, और प्रोड्यूस करने के बाद देयर इज द लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ दिस। तो न्यूक्लियस अंदर नहीं रह जाता है, इट कम्स ऑन द पेरिफेरी। तो बिल्कुल जो लास्ट लेयर होगी श्वान सेल जो क्रिएट करेगा माइलिन शीथ की, उसमें न्यूक्लियस मिलेगा। तो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सी, न्यूक्लियस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, नॉट इनसाइड। तो इसलिए ये दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल जहां होगा वहां पे बनेंगे आपके थोड़े से प्रोसेसेस जिसको टीलोडेंड्रिया भी बोल देते हैं, अदरवाइज इट इज बेसिकली एंड ऑफ द एक्सॉन। और एंड ऑफ द एक्सॉन पे क्या होता है? साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब जो है वो क्या करेगी? या तो मसल के ऊपर अटैच होगी या फिर वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ अटैच होगी, ठीक है। तो अगर इस न्यूरॉन ने कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो वो साइनेप्टिक नॉब तक आई, साइनेप्टिक नॉब से आगे वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट या मसल पे चली गई, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ये ड्रॉ करना आ सकता है आपको, सो यू मस्ट गो एंड प्रैक्टिस इट। अब न्यूक्लियस,
It usually contains one nucleolus, sometimes there may be two nucleoli, ठीक है, but nucleus नहीं है, centriole नहीं है, तो regeneration नहीं हो सकती, ठीक है. The cell एक बार जो बन गया वो बन गया, destroy हो गया तो destroy हो गया. Centrioles are absent, cell has lost the capacity to regenerate. Soma contains the genetic information and is capable of protein synthesis. Soma at one end, soma as we know is the body. Soma at one end gives rise to small branching processes called the dendrites, and on the other end a long process called the axon. The plasma membrane of the soma is bilayered lipid protein membrane on the plasma. ये हमने you know that कि जितने भी cells हैं उसमें bilayered membrane है. Cell membrane वही है. कौन सा मॉडल होता है ये cell membrane का? हाँ, सॉरी सुना नहीं. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही हर सेल का वही है, बाइलेयर प्रोटीन लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है. इसकी भी बाइलेयर प्रोटीन लिपिड मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं. अब सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में एज वी टॉक्ड अबाउट निसल ग्रैन्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स है एंड लाइसोसोम्स हैं. साथ में इसके साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स है. साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स का क्या काम होता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट और यस मूवमेंट. सेल मूवमेंट जो है साइटोस्केलेटन के थ्रू होती है. तो दो काम है, एक तो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना एंड सेकेंडली जो भी अंदर की मूवमेंट है सेल की उसको करवाना, ठीक है. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिलामेंट्स, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स ये सब मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, प्लस ये उसकी शेप को मेंटेन रखते हैं. निसल ग्रैन्यूल्स क्या? दे आर स्टैक्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद देयर मेम्ब्रेन स्टार्टेड विद राइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको जर्नल में पढ़ा दिया गया है. कई बार सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नोट आ जाता है. So if the note comes on RER, you have to mention about the distal granules also, ठीक है, because they are also RER होगी, rough endoplasmic reticulum, ठीक है. In Alzheimer's disease, the neurofilaments form a characteristic neurofibrillary tangle. Alzheimer's disease क्या होती है? Who can tell me? Anyone who knows what is Alzheimer's disease? बोलो. अरे तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में प्रोजेक्ट भी था इस पे. लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मोस्टली एज रिलेटेड. प्लीज कीप क्वाइट. मोस्टली एज रिलेटेड लॉस ऑफ मेमोरी. तो प्लेग्स बन जाते हैं इन द ब्रेन, ठीक है ना. तो देयर प्लेग्स, न्यूरोफिब्रिलरी प्लेग्स बन जाते हैं. वो किससे बन रहे हैं? वो इसी से ही बन रहे हैं आपके. ये जो न्यूरो अपन ने बात करी थी ना साइटोस्केलेटन वाले, उनका वो बनते नहीं है प्रॉपरली, उसकी जगह प्लेग टाइप थिंग बन जाती है, ठीक है. तो स्लोली मेमोरी लॉस होता रहता है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है. इफ यू सी अ पेशेंट यू विल बी वेरी सरप्राइज कि कुछ टाइम पे पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसको सब कुछ याद होता है, एंड सडनली द नेक्स्ट टाइम ही इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज एनीवन whosoever, ठीक है. सो अल्जाइमर्स में न्यूरोफिलामेंट्स फॉर्म अ कैरेक्टरिस्टिक न्यूरोफिब्रिलरी ट्रेट. डेंड्राइट्स, they are numerous short extensions from the cell body. क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा. ऑब्वियसली जहां भी क्रिस्टे फॉर्म हो रहे हैं, इनफोल्डिंग्स हो रही हैं मेम्ब्रेन की, आउटफोल्डिंग्स हो रही हैं मेम्ब्रेन की, या फिर सर्कुलर शेप नहीं है, बाइकनकेव शेप है, जैसे आरबीसी की बाइकनकेव शेप होती है. जहां भी ऐसी कोई डिफरेंट शेप है या इंटेंगलमेंट्स हैं, वहां पे अंडरस्टूड है कि हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करना है. आरबीसी का सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है? ताकि ज्यादा ऑक्सीजन उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके, है ना. न्यूरॉन्स का क्यों इंक्रीज करना है? ताकि ज्यादा सेंसर्स को वो ट्रांसफर कर सके या रिसीव कर सके, ठीक है. स्मॉल नॉबी प्रोजेक्शंस कॉल्ड डेंड्रिटिक स्पाइन्स फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया. सेरिबेलर एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और भी ज्यादा है, ठीक है. रिसीव द इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स एंड ट्रांसमिट इट टू द सेल बॉडी. काम क्या है? डेंड्राइट हैज टू रिसीव. तो जहां से भी सिग्नल आएगा, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे केमिकल स्टिमुलाई है, या कुछ भी है, वो सिग्नल को रिसीव करेगा और बॉडी के पास लेके जाएगा, ठीक है.
can cause protein synthesis, also generate and conduct the action potentials. About 10,000 dendrites per neuron are present in the CNS, central nervous system. Axon, axon of the axis cylinder forms a nerve fiber. ठीक है, nerve fiber कहाँ से बनती है? Axons से. बहुत सारे axons के न्यूरॉन्स के axons मिलके एक nerve fiber बनाते हैं, जिसका डायमीटर वेरी करता है. हम nerve fibers को स्टडी करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ nerve fibers होते हैं. क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू डायमीटर, और डायमीटर के अकॉर्डिंगली ही उनके फंक्शंस होते हैं. ठीक है. अ लॉन्ग ट्यूबुलर प्रोसेस दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द टारगेट ऑर्गन. समझ आ गई? डेंड्राइट ने रिसीव किया, बॉडी के पास गया, बॉडी से एक्सॉन को गया, एक्सॉन ने आगे इंफॉर्मेशन दे दी. कहाँ? या तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में देगा, या फिर अगले सेल को देगा, या अगले न्यूरॉन को देगा. ठीक है. अराइजेस फ्रॉम अ थिकन टेपर्ड एरिया ऑफ द सेल कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक. बात कर ही ली हमने कि एक्सॉन हिलॉक है, इसको इनिशियल सेगमेंट भी कहते हैं. यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट द इनिशियल सेगमेंट और इन द फर्स्ट रोड ऑफ रेनवियर इन द सेंसरी न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन क्या है? जो मोटर काम करवा रहा है. कोई भी मूवमेंट हो रही है या कुछ भी रिलेटेड टू द मूवमेंट है, पोजीशन है, जो न्यूरॉन्स मोटर काम करवा रहे हैं, मैकेनिकल काम करवा रहे हैं, दे आर नोन एज द मोटर न्यूरॉन्स. और जो पेन, टच, टेम्परेचर, इन सब की सेंसेशंस ले रहे हैं, उनको कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स. ठीक है. सेंसरी न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है फर्स्ट रोड ऑफ रेनवियर पे, मतलब बिल्कुल एक्सॉन हिलॉक के बाद, जबकि आपके मोटर न्यूरॉन्स में एक्सॉन हिलॉक पे ही जनरेट हो रहा है. उसके बाद एक्सोप्लाज्म में क्या क्या है? वही सब चीजें जो बाकी जगह हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर, साइटोस्केलेटन प्रोटीन. एक्सोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन. अगेन वही लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन है, बाइलेयर्ड है. अब आए टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स. बहुत तरह के हैं, पर अपन मेनली इसको एक्सॉन्स के दो टाइप्स हैं, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड. माइलिनेटेड में क्या है? माइलिन शीथ का कवर है. माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? श्वान सेल्स. श्वान सेल्स क्या हैं? माइक्रोग्लायल सेल्स हैं. ग्लायल अपन ने कहा था सपोर्टिंग सेल्स, तो श्वान सेल्स इज अ टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स. चार तरीके के ग्लायल सेल्स होते हैं. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लाया है, और एस्ट्रोसाइट्स है, एंड श्वान सेल्स है ना. तो ये टाइप है मेम्ब्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, Schwann sheath produce कर रहे हैं. Myelin sheath is formed by Schwann cells in the peripheral nervous system and by the oligodendrocytes in the central nervous system. क्या क्या है इसमें? प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स. लिपिड्स में क्या? कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोसिंगोलिपिड्स, एंड वाटर. लार्ज डायमीटर सोमैटिक नर्व फाइबर्स एज एज द प्री गैंग्लियोनिक. अब ये तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हो. अगेन सोमैटिक नर्व फाइबर्स आर जो के आपका काम करवाएंगी, मोटर नर्व फाइबर्स. ठीक है. जब अपन एएनएस पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें दो तरीके की पढ़ेंगे हम, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक. ठीक है. गैंग्लिया भी एक तरीके का न्यूरॉन ही है. तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स उससे पहले वाली और पोस्ट गैंग्लियोनिक उसके बाद वाली. मतलब एक तरफ से इंफॉर्मेशन आ रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है. तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के डायमीटर्स, उनकी कवरिंग्स, इनमें फर्क होता है. पढ़ेंगे अपन क्या होता है. अभी एक बार जस्ट देख लेते हैं कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की है वो माइलिनेटेड है. बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जहां भी हमें इंफॉर्मेशन क्विक देनी है वहां हमें माइलिनेशन चाहिए, जहां इंफॉर्मेशन स्लो चाहिए वहां पे नॉन माइलिनेटेड. और जितनी लार्ज डायमीटर फाइबर्स हैं, अगर हम उनको माइलिनेशन नहीं देंगे तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल लॉस हो जाएगा. क्योंकि माइलिनेशन के दो फायदे हैं. एक तो उससे कंडक्शन नोड टू नोड रन कर रही है, which we call as saltatory conduction. ठीक है. तो एक तो कंडक्शन क्विक हो गई. दूसरा इसका प्रोटेक्शन, कि किसी भी तरीके का एक्शन पोटेंशियल लॉस ना हो. एक्शन पोटेंशियल क्या है? आयंस की मूवमेंट के कारण ही तो क्रिएट हो रहा है. तो अगर आयंस का लॉस हो रहा है, सोडियम इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द मेम्ब्रेन एस्केप करी जा रहा है, तो गेन एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा. तो जहां भी फास्ट कंडक्शन चाहिए वहां पे माइलिनेशन मिलेगी, और जहां के भी फाइबर्स मोटी होंगी वहां पे माइलिनेशन जरूरी हो जाएगी. ठीक है. तो उसी तरीके से हमारे सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फाइबर्स जो हैं वो माइलिनेटेड है. ठीक है. तो लार्ज डायमीटर सोमैटिक फाइबर्स को माइलिनेशन दे दी ताकि एक्शन पोटेंशियल लॉस ना हो, और प्री गैंग्लियोनिक को दे दी. श्वान
थियोडोर श्वान, जिसने माइलिन, इसी के नाम पे श्वान सेल्स दिया गया था, इसने न्यूरोलेमा का स्ट्रक्चर भी बताया। अब रोल ऑफ श्वान सेल्स क्या है? डबल लेयर्स ऑफ अ मेम्ब्रेन ऑफ अ सिंगल श्वान सेल रैप्स अराउंड 100 टाइम्स, अपन ने बात करी थी कि 100 टाइम रैप करता है, फॉर्म अ कवरिंग ऑफ 8 to 10 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। न्यूक्लियस इट राइज अराउंड द पेरिफेरी, बिल्कुल जो बाहर का मेम्ब्रेन है उसमें न्यूक्लियस रहेगा। Thus, myelin sheath of an axon of a peripheral neuron is formed by many Schwann cells. Understood है? एक छोटा सा सेल तो एक छोटी सी मेम्ब्रेन बनाएगा, बहुत सारे सेल्स मिलके उस पार्ट ऑफ द एक्सॉन को कवर करेंगे, ठीक है? The gaps between the Schwann cells are called rows of Ranvier, where the extrema is exposed to the extracellular fluid. ठीक है? ECF को exposed है, इसीलिए quick transport of ions हो रही है। जहां हमको नहीं करनी वहां हम कवरिंग दे देंगे, ठीक है? Each node is 0.5 to 1 micrometer in length. Action potential travels from one node to the next node. This type of a conduction is known as the cell tertiary conduction, and thus the conduction is faster in myelinated nerve fibers. Internodal distance is about 1 to 2 mm. ठीक है? Myelin sheath, adjacent layers of the Schwann cells stick to each other. ये हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। प्रोटीन जीरो हमने इसको बोला है, वो प्रोटीन जीरो जो है वो मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है, श्वान सेल मेम्ब्रेन। अगर उसकी डेफिशिएंसी, अगर उसकी म्यूटेशन हो जाएगी तो माइलिनेशन नहीं होगी। माइलिनेशन नहीं होगी तो दो चीजें होंगी, वो नर्व फाइबर जल्दी डैमेज होगा और उस नर्व फाइबर की जो कंडक्शन है वो बहुत स्लो होगी, ठीक है? तो अंडरस्टूड है कि एक पेशेंट जो कि पेन को बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, अगर उसमें ये प्रोटीन जीरो नहीं है तो वो उतने क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है? In multiple sclerosis and autoimmune disease, patchy destruction of myelin causes decreased conduction velocity in both motor and sensory neurons. Autoimmune disorder आप समझते हैं क्या होता है? autoimmune disorder, हाँ, मतलब एक चीज जो हमारी बॉडी में नॉर्मल है, हमारी बॉडी उसको अब नॉर्मल कंसिडर करने लग पड़ती है और उसके अगेंस्ट ही इम्यूनिटी क्रिएट करने लग पड़ती है। ऑटो इम्यूनिटी बॉडी के लिए वो फॉरेन हो जाता है, ठीक है? इट डजंट कंसिडर इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, इट सेज कि नो दिस इज समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, आई हैव टू डिस्ट्रॉय इट। सो उस तरीके से इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, विच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर ओन ऑर्गन्स। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ इट? rheumatoid arthritis or multiple sclerosis, myasthenia gravis, Addison's, these all are autoimmune disorders, ठीक है? Rheumatoid है, बिल्कुल rheumatoid is autoimmune. Myelinogenesis हम नहीं करेंगे. If you want to read, you can go through the book. मैं एक बार बता देती हूँ, इस पे कोई ऐसे मतलब बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं आएगी कि कैसे होती है, ठीक है? Axon remains suspended by a fold of Schwann cell membrane called the mesoaxon. Mesoaxon becomes greatly elongated and spirally binds around the axon several times. उसके बीच में लिपिड डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर बाहर मेम्ब्रेन आ जाती है। इसको बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग कब होता है? इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही हो जाता है। 4 से 5 महीने का जब बच्चा हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि 3 मंथ तक अपना नर्वस सिस्टम बच्चे का डेवलप हो जाता है, ठीक है? 4th 5th तक फिर उसकी ग्रोथ ही होती है आगे। तो वो ग्रोथ कैसे हो रही है? ये शीट्स वगैरह बनना और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, प्रोटेक्टिव चीजें हैं, वो बनना, ठीक है? अदरवाइज सारे ऑर्गन्स बाय द 3 months ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाते हैं। ये छोड़ दो, एक्सटर्नल ग्रोथ। फंक्शंस ऑफ माइलिनेशन कर ही ली हमने। इंक्रीजेस स्पीड ऑफ कंडक्शन, क्योंकि साल्टेटरी कंडक्शन हो रहा है। रिड्यूसेस एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द सेल, ऑब्वियसली कि आप सेव कर रहे हो, आयंस को सेव कर रहे हो, इधर उधर नहीं जाने दे रहे, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपको यूज नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि कंफाइंड स्पेस में आपके आयंस पड़े हुए हैं। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर, एटीपी यूज जो है वो कम हो जाती है। प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? व्हाइट मैटर का जो कलर है वो माइलिन शीट के कारण है। तो ये 4 फंक्शंस है: कंडक्शन को क्विक करना, एनर्जी एक्सपेंडिचर को कम करना, प्रोटेक्शन करना एंड कलर देना, ठीक है? क्लियर है? अब आपके आगे अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स, छोटा डायमीटर है तो लॉस ऑफ जो आयंस है वो कम होगा, तो उसको कवर करने की जरूरत नहीं है। तो जो स्मॉल डायमीटर की फाइबर्स हैं वो अनमाइलिनेटेड होती हैं।
पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो अनमाइलिनेटेड है। प्री गैंग्लियोनिक इसलिए माइलिनेटेड है क्योंकि हमें क्विकली इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, आगे उसको क्या करना है उसका वो इतना क्विक नहीं होना चाहिए, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक को हमने अनमाइलिनेटेड छोड़ दिया, ठीक है। डॉर्सल नर्व रूट फाइबर्स ये पढ़ेंगे अपन सीएनएस में, डोंट वरी। नर्व फाइबर्स इन द सीएनएस एंड मोस्ट ऑफ द फाइबर्स इन इनवर्टिब्रेट्स, ये सारी आपकी नॉन माइलिनेटेड है। इसीलिए इनवर्टिब्रेट्स जो है वो स्लोअर है। जैसे जैसे वर्टिब्रेट्स आते गए और जैसे जैसे आगे फंक्शंस बढ़ते गए बॉडीज के, उतनी ही माइलिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज स्लोअर। एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट एक्चुअली वी डू नॉट नीड टू डू, बट पढ़ लेते हैं एक बार कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द सबस्टेंस, है ना। एक्सॉन में ट्रांसपोर्ट जो भी अंदर ट्रांसपोर्ट करना है हमने, चाहे वो सिग्नल है, चाहे वो आयंस है, चाहे वो मिनरल्स है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। Various proteins, organelles and other cellular substances which are required for the development, growth and maintenance of a neuron are transported mainly along the length of the axon. तो दो तरीके की है, एक तो एंटीग्रेड आगे को भेजना, एक रेट्रोग्रेड सोमा की तरफ को भेजना, और एक एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आगे पीछे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, एक एंटीग्रेड होगी, एक रेट्रोग्रेड, एक ट्रांस, ठीक है। So abolished by the application of colchicine, dinitrophenol, azide, cyanate and prolonged anoxia. Anoxia समझते हैं, lack of oxygen. बेटा जहां भी A word आ जाता है, anywhere A, so that means completely absent, ठीक है। एमेनोरिया, मेंसेस हो ही नहीं रहे, एनॉक्सिया ऑक्सीजन नहीं है, और बताओ। लेकिन अगर हाइपो वर्ड आ जाए, हाइपोक्सिया, तो कम ऑक्सीजन, डिस्मेनोरिया पेन है, बट ए है, ए जहां आएगा वहां पे मतलब है कि वो चीज है कंप्लीटली स्टॉप्ड और बिल्कुल सिसेशन हो चुका है या खत्म हो चुका है। तो एनॉक्सिया का मतलब कंप्लीट लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कॉल्चिसिन, पता है कॉल्चिसिन क्या है? क्या है? ड्रग है, किस में यूज होता है? एक डिजीज है जिसमें ये यूज होता है। नो, मतलब कैंसर में भी यूज कर सकते हैं, इट हैज वेरियस यूजेस, बट एक ड्रग, एक ऐसी डिजीज है जिसमें कॉल्चिसिन देते ही देते हैं। ग्रेट टो से वो डिजीज शुरू होती है। पेन इन द ग्रेट टो इज अ क्लासिकल साइन, गाउट, ठीक है। पता करना, किसी न किसी के, हर के पेशेंट मिल ही जाता है एक आधा पूरे घर में, तो पूछना, तो उनको कॉल्चिसिन चल रही होगी, ठीक है। सो गाउट में कॉल्चिसिन इज यूज्ड। सो इट डिस्टर्ब्स द मूवमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अगेन वही शेप मेंटेन कर रहे थे और ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे थे, तो अब वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अदर ब्लॉक्स द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, नीड नॉट गो इनटू सो मच ऑफ डिटेल फॉर दिस। टाइप्स एंटीग्रेड, रेट्रोग्रेड एंड ट्रांसन्यूरॉन, बात कर ही ली। अगर हमें आगे इंफॉर्मेशन भेजनी है तो एंटी हो गया, पीछे वापस सेल बॉडी की तरफ को भेजनी है तो रेट्रोग्रेड हो गया, और अगर ऐसी चीज है जिसको आगे पीछे करते रहना पड़ेगा तो ट्रांस हो गया, ठीक है। ट्रांसन्यूरॉल ट्रांस, ये छोड़ दो, ये हम बाद में करेंगे, यू नीड नॉट डू दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल का है। फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन, सेल बॉडी क्या है, फंक्शनल इंटीग्रिटी मेंटेन रखेगी नर्वस सिस्टम का, ठीक है। प्लस साइनेप्टिक ट्रांसमीटर्स आर सिंथेसाइज्ड इन द निसल ग्रैन्यूल्स, अपन ने बात के निसल ग्रैन्यूल्स में RER है, तो उसके कारण वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल एंड ट्रांसमिटेड, एक्सॉन जहां पे एक्शन पोटेंशियल, नो टॉकिंग इन द क्लास प्लीज। एक्सॉन जो है, एक्सॉन हिलॉक जहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, लॉन्ग प्रोसेसेस प्रोपगेट्स एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम बॉडी टू एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल क्या है? एक्सॉन टर्मिनल जहां पे एंड होगा वहां नेक्स्ट न्यूरॉन को या जिस भी मसल के ऊपर जाके एंड है वहां को इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। इट कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स इन वेसिकल्स। पता है एक्सॉन टर्मिनल में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? एसिटाइलकोलिन, ठीक है। किस क्लास?
हाँ, who is he? I bad or what? Out. Out. I understood what he's trying to say. He's deaf and dumb now. Please go out, sir. Yeah, after the class. ये पहले भी आया किसी के साथ? अच्छा, so he's not a student. He's just coming for collection of money or something. Huh? ठीक है, ठीक है. सो एक्सॉन टर्मिनल जो है, क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, कि एक्सॉन टर्मिनल में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? एसिटाइलकोलिन. ठीक है, एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज प्रेजेंट इन वेसिकल्स ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल. ये छोड़ दीजिए, इसकी आपको जरूरत नहीं है. वैसे आप देखें अगर तो मेटाबॉलिज्म इन अ नर्व फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी नर्व में मेटाबॉलिज्म काफी टाइम तक कंटिन्यूड हो सकता है. अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड बनता है. पायरुविक एसिड आगे क्या बनाता है? पायरुविक एसिड आगे क्या बनाता है? हाँ, नहीं, ग्लूकोज बनाता है. ग्लूकोज फॉर द यूटिलाइजेशन. सो पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. पायरुविक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आजकल. डू यू नो इन व्हाट? इन रिमूविंग द रिंकल्स. इट इज सपोज टू prevent, it's an anti-aging, so it's supposed to prevent the presence of the beginning of the wrinkles. तो इसलिए ब्यूटी इंडस्ट्री में पायरुविक एसिड का काफी रोल है आजकल. ठीक है, तो पायरुविक एसिड बहुत जल्दी ग्लूकोज बनाता है. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ग्लूकोज बन जाएगा. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड बन जाएगा. ठीक है. एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्टिंग नर्व इज प्राइमरली सप्लाइड बाय द कंबशन ऑफ शुगर फॉस्फोलिपिड. ड्यूरिंग एक्टिविटी एटीपी एंड क्रेटीन देगा. विटामिन B1 असेंशियल है. इसीलिए किसी की अगर टिंगलिंग होती है ना, कहीं अगर थोड़ा सा एज हो जाती है, स्पेशली फीमेल्स अराउंड द मेनोपॉजल एज, उनकी टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं लेग्स, फीट और हैंड्स में, तो उनको विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स जो है वो दिया जाता है टू प्रिवेंट दिस टिंगलिंग, बिकॉज इट हेल्प्स इन द यूज ऑफ एनर्जी बाय नर्व. नर्व ग्रोथ फैक्टर्स पे अलग पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. देन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. पहले हमने टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स किया था, जिसमें माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड थे. अब एक्सॉन के टाइप क्या हैं? 4 तरीके से उनको डिवाइड किया गया है. प्रोसेस कितने हैं उसके बेसिस पे, एक्सॉन की लेंथ कितनी है, फंक्शन क्या है, और डेंड्राइट्स का पैटर्न क्या है. तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यूनिपोलर एक ही प्रोसेस है, बाइपोलर दोनों तरफ प्रोसेस है, मल्टीपोलर सब तरफ प्रोसेसेस है. तो यूनिपोलर जो है अपने में तो मिलते नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स में मिलेंगे. सूडो यूनिपोलर होते हैं डॉर्सल रूट लिया, पर मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बाइपोलर आपको पता होगा, बाइपोलर सेल्स ऑफ द रेटिना, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है. एंड मल्टीपोलर स्पाइनल सेल्स. ठीक है, स्पाइनल सेल्स जो है स्पाइनल कॉर्ड के जो है दे आर मल्टीपोलर. लेंथ टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 में क्या है? एक्सॉन शॉर्ट है, डेंड्राइट्स टर्मिनेट नियर द सोमा, बिल्कुल सोमा के आसपास ही छोटा सा वहीं खत्म हो जाते हैं. कॉर्टिकल इनहिबिटरी न्यूरॉन्स. कॉर्टिकल इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का समझ आता है? देखो, न्यूरॉन्स का ना किसी भी चीज को, किसी भी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए एक्साइटेशन इज रिक्वायर्ड. यू नो दैट. अगर मुझे ये मूवमेंट भी करनी है तो ऐसा एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होना चाहिए कि यहाँ पे एक्साइटेशन न्यूरॉन्स की हो और वो आगे मसल को एक्साइट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे. ठीक है. लेकिन अगर मुझे हाथ को ऐसे रखना है तो ऑब्वियसली मेरा ये पार्ट मूव नहीं करना चाहिए. तो एक तरफ अगर एक्साइटेटरी है तो दूसरी तरफ इनहिबिशन होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. आई कैन नॉट बेंड माई लेग लाइक दिस. अगर मेरा ये पोर्शन इनहिबिशन में नहीं आएगा और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, ये पोर्शन इलोंगेट करे. इलोंगेट का मतलब क्या है? कि उसको इनहिबिट किया है, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी इज ऑलवेज इन अ टोन. इट्स अ मेंटेन टोन रहती है हर मसल. तो कोई भी मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वन इज एक्साइटेटरी एंड देन इज द इनहिबिटरी. दूसरे एंटीग्रेट मसल को आपको इनहिबिट करना पड़ेगा, तो वो हैं आपके इनहिबिटरी न्यूरॉन्स. ठीक है, जो न्यूरॉन्स इनहिबिट करेंगे कि भाई एंटीग्रेट मसल जो है, जो ऑपोजिट मसल है, वो रिलैक्स हो जाए. जिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कॉन्ट्रैक्ट करे
ऑपोजिट मसल को रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डंबल कर रही हूँ तो मेरा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, माई ट्राइसेप इज रिलैक्सिंग, दिस इज माई इंटीग्रेट मसल, दिस इज माई नॉर्मल, है ना. तो मतलब जो मसल काम कर रही है, तो इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ के एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स है जो कॉन्ट्रैक्शन को फेवर कर रहे हैं. लेकिन इसको रिलैक्स करने के लिए इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं जो कि इसको इनहिबिट कर रहे हैं कि इसको इलॉन्गेट होने दो, इसे कॉन्ट्रैक्ट मत करने दो. ठीक है, समझ आ गई. सो कॉर्टिकल मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो टाइप 2 हैं, इनके एक्सॉन्स जो हैं वो लंबे होते हैं. देन फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली सेंसेशंस कैरी करेंगे. सेंसेशंस में पेन, टच, टेम्परेचर आता है. सेंसेशन कैरी करेंगे तो सेंसरी हैं. अगर कोई मूवमेंट क्रिएट करेंगे तो मोटर न्यूरॉन्स हैं. देन डेंड्रिटिक पैटर्न. डेंड्रिटिक पैटर्न का मतलब डेंड्राइट्स की किस तरह का पैटर्न बन रहा है. स्टार शेप्ड बन रहा है तो स्टेलर है, अगर पिरामिडल शेप बन रहा है तो पिरामिडल सेल्स. बस इसके बेसिस पे. ठीक है. सो दिस इज अ लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, विच इज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. गो थ्रू योर बुक्स. कौन सी बुक है?